देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है इंडिया का सवाल का। दरअसल आज हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जो जाने गई। बेतहाशा भीड़ के बीच अव्यवस्था के भेंट चढ़ने इन लोगों की मौत पर कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आयोजन किया तो फिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई और व्यवस्था हुई तो चूक कहां हुई, जिसकी वजह से देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा हो गया। अब हादसा हुआ तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। 100 सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक हम तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं इंडिया का सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। साफ करवा दे जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर बिखरे जूते और चप्पल मौत के मातम की कहानी बयां कर रही है। भगदड़ में अपनों को खो चुके लोगों की चीख पुकार इंसानों का कलेजा छलनी करने के लिए काफी है, जिनकी सांसों ने रेलवे स्टेशन की इन सीढ़ियों पर उनका साथ छोड़ दिया। उनके अपनों की आवाज सीने में दफन हो गई है। आंखों में छलकते आंसू और चेहरे की खामोशी चीख चीख कर पूछ रही है, आखिर उनका क्या कसूर था जिससे उन्हें एक अंतहीन दर्द के समंदर में ढकेल दिया गया। आखिर उनका अपना क्यों व्यवस्था की नाकामी की भेंट चढ़ गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जीने से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, तो जीने पर ही भीड़ में हमारा परिवार दब गया, जिसमें मेरी बहन दब गई, छोटे वाले भाई की वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये सारे दब गए थे। झज्जर से मैंने उचल गया दिल्ली में सोचा कि वहाँ पर गाड़ी फाका मिलता है, वहाँ से बाल बच्चा के परिवार के लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग सीट मिलेगा तो बढ़िया से आराम से जाएंगे, तो उल्टा उधर चल गया, वहीं पर जाके उसको घटना हो गया। अब अफसर सफाई दे रहे हैं, जांच की जा रही है, मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है और मौत के मातम के बीच राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों हैं? दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा ना मिले तो कम से कम सुरक्षा कम से कम उन लोगों की होनी चाहिए। एक भगदड़ हुआ फिर दूसरी घटना हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है, किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। कहते हैं जिंदगी कभी रुकती नहीं है, लेकिन वक्त उनके लिए ठहर गया, जिनका अपना जिंदगी के सफर में हमेशा के लिए पीछे छूट गया। कहने सुनने को हजारों सवाल जवाब है, लेकिन ये सिसकियां जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब किसी के पास नहीं। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। ऐसा लगता है बेतहाशा इंसानों की भीड़ का बोझ अपने सीने पर ढोने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चंद घंटे में सब कुछ भूल चुका है। जो चेहरे सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गए, वो पीछे छूट चुके हैं। अब जो भीड़ यहाँ नजर आ रही है वो कुछ और है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है
कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। व्यवस्था में तमाम खामियां, लापरवाही, अफसरों की तानाशाही, जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ सवाल आप खुद से भी पूछिए। ऐसे हादसों के लिए हम कितना जिम्मेदार हैं? अलर्ट को अनसुना करते हैं, चलने वाली सीढ़ियों, ओवरब्रिज पर बेवजह बैठ जाते हैं, ट्रेनों में सीट नहीं तो खड़े हो जाते हैं, गैलरी भर गई तो दरवाजे पर लटक जाते हैं। कोई भी ख्वाहिश इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती जिसके लिए जिंदगी दांव पर लगाई जाए। और भगदड़ में जो लाचार होकर जमीन पर गिर पड़े, उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवा देते हैं अपने खास मेहमानों से जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वेद भूषण पूर्व एसीपी है आप दिल्ली पुलिस में, ऐसे में आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ आपसे कुछ देर के बाद शिव गोपाल मिश्रा सचिव है रेलवे फेडरेशन से, वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उनका इंतजार है फिलहाल जुड़ने का। सबसे पहले सवाल की शुरुआत रत्नाकर सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार इस वक्त बीजेपी की है और ऐसे में सवाल यही कि अब तो दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है। हालांकि ठीक है, हैंडओवर अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद जो स्थितियां बनी हैं, और फिर इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं दो प्रकार से। पहला सवाल ये कि भगदड़ के बाद अश्विनी वैष्णव अपने पद से इस्तीफा कब देंगे, ये अपोजिशन का सवाल। दूसरा सवाल ये कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं इस हादसे में जो यह बहुत ही दुखद और मर्माहत करने वाली जो घटना हुई है, उस घटना में मारे गए सभी दिवंगत के परिवार के प्रति जो है अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पे दुख जताया है और सब उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही दुखद घटना है और हम सबको काफ़ी आत्मग्लानि है कि इस तरह की घटना जो है हुई। और देखिए, पिछले 13 जनवरी के बाद जिस तरह से लोगों का हुजूम जो है प्रयागराज की तरफ जा रहा है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक कुंभ पहुंच चुके हैं। और इस तरह की जो घटनाएं एक दो जो देखी गई हैं, पूर्वत में भी एक घटना जो घटित हुई है और कल भी जो रात को एक घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई चूक हुई है और वह चूक कहाँ हुई है, हमने हाई लेवल की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के जांच के द्वारा जो है वह चूक जो है सामने आएगी कि किस कारण से हुई है। और मैं आपको कहना चाहूंगा सुरभि जी कि जिस व्यक्ति के द्वारा भी यह चूक हुई है, जिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी यह चूक हुई है, कितना भी बड़ा अधिकारी है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन न करके और इस तरह से हुजूम को जाने के लिए एक साथ छोड़ने का काम जो किया गया है, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ की घटना हुई, निश्चित रूप से उनके ऊपर जो है एक जवाबदेही जो है तय की जाएगी और उसके अनुसार जो है अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई भी हम निश्चित रूप से करेंगे। जी, अधिकारियों पर सवाल जवाब तो होंगे, ठीक है, उन पर एक्शन भी होगा, लेकिन साथ ही सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं ना कि रेलवे विभाग की ओर से भी आखिर इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं? रेलवे विभाग में अगर कोई मिनिस्टर होता है तो सबसे पहला सवाल उन्हीं की ओर खड़ा होता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे क्या अपने अधिकारियों को। और इसी वजह से बार बार अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि अपने पद से इस्तीफा दे दे मिनिस्टर साहब, जब उनसे नहीं संभल पा रहा है ये पद। क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती है, आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई इवेंट है तो उसके लिए तो पहले से इंतजाम किए जाते हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। 26 फरवरी तक महाकुंभ है, स्पेशल ट्रेनें चला रहे, तो व्यवस्थाएं तो हर वक्त चौकन्नी होनी चाहिए ना सर? देखिए, व्यवस्थाएं जो है वह पूरी तरह से सरकार इस कोशिश में है कि सब सुचारू रूप से यह जो है कार्य, कुंभ का जो स्नान कार्य संपन्न हो। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की जो परिस्थिति बनी, मैं सुरभि जी बता दूं कि 2 ट्रेनों के लेट होने के कारण और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के कारण इस तरह का जो है ब्रिज पे भगदड़ का जो माहौल बना, निश्चित रूप से ये उस तरह की परिस्थिति बन गई। और कहाँ पे यह चूक हुई है, हम उसको जवाबदेही जरूर तय करेंगे, जिसकी भी है जवाबदेही तय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
हमारी सरकार जो है किसी भी कर्मचारी को जो इस तरह के कार्रवाई में गलत पाया जाता है उसको कार्रवाई करती है। पूर्व में बालासोर की घटना ही ले लीजिए, बालासोर की घटना जब हुई थी, ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें जो भी अधिकारी उसमें लापरवाही मिली गई थी उसकी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उसको सजा भी दी गई। तो सर, अपोजिशन का सवाल तो यही है कि जब अपोजिशन की सरकारें होती है, ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आप सीधे डिमांड कर देते हैं, अपोजिशन पर एलिगेशंस लगा देते हैं, जब आपकी बारी आती है तो आप अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं। लौटती हूं मैं आपके पास, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से भी बने हुए हैं मोहम्मद आसिफ जी। आसिफ जी, अभी मैंने आपको देखा कि आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, इसकी वजह जान सकती हूँ? देखिए, सबसे पहले तो ये हत्या नहीं, नरसंहार किया है सरकार ने। सरकार के न्योते पे तमाम श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ महाकुंभ में जा रहे हैं। सरकार टीवीओ पे बड़े बड़े ऐड दे रही है, रोज अखबारों में ऐड आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लोग आस्था के तहत कुंभ में जा रहे हैं। और कुंभ के तहत जो हो रहा है वो सबको मालूम है किस तरीके से कल सरकार के फेलियर का ये नरसंहार है। सरकार इसमें जिम्मेदारी कहीं भी नहीं लेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 3 बार पूछा, उन्होंने कहा अधिकारी, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए। ये वही सरकार है। मैं कहूंगा रेल मंत्री सामने आते, आंकड़ों को छुपाते नहीं। जब आदमी कायर होता है तो सहारा दूसरे का लेता है, वरना आदमी में दिल होता है, मजबूती से सामने आता है, मेरे अंदर खामियां रही है, मैं इसको दूर करूंगा, जिम्मेदारी अपनी लेता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इन्होंने कहा हम कार्रवाई करते हैं। आपको याद होगा गुजरात के अंदर एक साइकिल बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया गया था, 127 लोगों की जान गई थी उसके अंदर। उसके ऊपर कार्रवाई पता है किसके ऊपर है? एक टिकट काटने वाले के ऊपर सिर्फ। यानी पुल जो गलत है, जो गलत तरीके से बनाया, साइकिल बनाने वाले ने गलत ठेका आपने दिया अपने आदमी को, उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप कमीशन खा रहे हैं। कार्रवाई करेंगे 4th क्लास के आदमी पे, उस गार्ड के ऊपर जो टिकट काट रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है, आज भी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है। ये देखिए कितना वक्त लगा लीपापोती करने में, आंकड़े बताने में। 29 तारीख की घटना होती है रात को 1 बजे और मुख्यमंत्री के सब कुशल है, सब बेहतर है। आंकड़े देने में वक्त लगता है 18 घंटे का। क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या छुपाना चाहती है आज की हुकूमत? आप कुंभ का जिक्र कर रहे हैं शायद। मैं कुंभ की बात कर रहा हूं ना जी। रात को 1 बजे हादसा हुआ, मैं हादसा कहूंगा, लेकिन उस हादसे के अंदर जो श्रद्धालुओं की जान गई, उस आंकड़े को छुपाने के लेंगे तमाम सरकार पूरी तरह लग गई उसके अंदर। और मुख्यमंत्री का बयान आता है तो हर बार छुपाए जाते हैं, चाहे आपकी सरकारें रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो ये तो हमने हर बार देखा है, आंकड़े तो हर कोई छुपा देता है। लेकिन उस दौरान यही सवाल, इसीलिए मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी किया और यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक पार्टी सरकार में होती है तो वो अपोजिशन पर सवाल खड़े करती है और जब खुद अपोजिशन में आ जाती है तो वो दूसरी पार्टी पर सवाल खड़े करती है। देखिए फर्क इतना सा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी के दौरान में सब सत्ता रहते में कोई हादसा होता है तो उसका मंत्री सेकंडों में आके अपनी जिम्मेदारी लेता है, कायरतापूर्वक अधिकारी के पीछे खड़ा नहीं हो जाता। इन्होंने जनता को, देश की जो हमारी गरीब जनता है, भोली भाली जनता है, 5 किलो राशन का आंकड़ा रख के 80 करोड़, उन्हीं 80 करोड़ लोग आज रेल से कुंभ में जा रहे हैं। उन्हीं को इन्होंने कीड़ा मोकड़ा समझकर कहते हैं हादसा है, छुपा लो इसको आंकड़े को। यही वजह है। दूसरी, अगर यही इनके मित्र होते तो आप देखते किस तरीके से मित्रों के लिए इन्होंने इंतजाम किए। कुंभ के अंदर फ्लाइट पकड़ेंगे 2 घंटे में यहां से वहां और शाम को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट करके अपने वापस आ गए। जो हमारे भाई श्रद्धालु हैं, आस्था रखते हैं, वो बेचारे लाइनों में लग रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। किस तरीके से उनके हालात है, आके 3-3, 4-4 दिन में पहुंच रहे हैं। क्या उनको तकलीफें झेलनी पड़ रही है? आप उनके बयान देखिए। मैं तो हिम्मत दूंगा उन पत्रकारों की जिन्होंने रात को दिखाया किस तरीके से हमने कुछ लोगों को देखा, सरकार के लोग, अधिकारी लोग उनके आई कार्ड छीन रहे थे, उन्हें डरा धमका रहे थे। आप ये सब मत दिखाइए। हिम्मत दूंगा, आज मैं तारीफ करूंगा लोगों की जिन्होंने आंकड़े दिखाए और जो लोगों की जनता के बीच गए, उनके दिल दुख को, दर्द को समझा। ठीक है आसिफ जी, लौट रही हूँ क्योंकि रत्नाकर जी भी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन पहले मैं लेना चाहूंगी वेदभूषण जी से। वेदभूषण जी, सर सवाल यही है कि आप तो पूर्व एसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में,
सवाल ये कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हर बार ये दावा किया जाता है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और उसके बाद पूरा जो आरोप होता है वो मर दिया जाता है अधिकारियों पर, पुलिस प्रशासन पर, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी जो ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं उन पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी का कुछ भी दावा हो, ये लोग अपनी राजनीतिक बात कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा प्रयागराज का हादसा जिसमें सैकड़ों जान गई थी, उस टाइम कांग्रेस की पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर थी। समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर सबसे बड़ा रेल हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ, 50 से ऊपर उसमें मौतें हुई। तो ये कोई कह दे कि फला पार्टी जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल साफ ना हूं। मैं इतना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूं कि वर्ल्ड में कोई नहीं। मक्का मदीना के अंदर जो सबसे मजबूत माना जाता है कि सबसे मजबूत सिस्टम में इतना बड़ा स्टम्पेड हुआ, वो भी एक रिलीजियस एक फंक्शन था, कांग्रेगेशन था, इकट्ठे हुए थे, वहां भी इस तरह के हादसे होते हैं। जो आप इसको हादसा बोल रही हैं, अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे हंसी भी आती है, शर्म भी आती है और दुख भी होता है, इसको नरसंहार बता रहे हैं। वो डिक्शनरी में जाके देखें कि नरसंहार में और हादसा में क्या फर्क होता है। थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि एक धार्मिक जब एक घंटे के अंदर 1500 टिकट बिक रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहे हैं, सरकार को पता नहीं है कि सरकार का इंतजाम क्या है? सरकार को मालूम नहीं है सरकार क्या कर रही है? जब अव्यवस्था फैल रही है तो क्या कर रही है सरकार? सरकार की जिम्मेदारी है काम को संभालना, सरकार की जवाबदेही है। आप सरकार को अपने बयान से दुनिया भर की बात जोड़ के बचा नहीं सकते। आप सुन लीजिए, आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ा आपको मौका दिया जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने शुरू में जवाब में जो दे दिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कुंभ के दौरान आपकी सरकार के दौरान हुई थी। अब आप इसको और तरह से शिफ्ट करना चाहें, उसका कोई मैच नहीं है, परंतु ये जरूर है कि जो आप यदि तमाम मुसाफिरों की स्थिति दिखे, धार्मिक आस्था में लोग किस तरह से अपने आप को पाते हैं कि किसी भी तरह से कुंभ के दर्शन हो जाएं। ठीक है, इस क्राउड को मैनेजमेंट करना अपने आप किसी भी सरकार के लिए, आप एक कमरे के अंदर 500 आदमी एक साथ रखना चाहेंगे, नहीं रह पाएंगे, घुटकर उनकी मौत होने की संभावना होगी, भगदड़ होगी। ये हादसा हुआ, इसकी जांच भी की जाएगी और तमाम जो चीजें हैं सबके सामने होंगी। जहां तक आंकड़ों को छिपाने की बात है, मुझे हंसी आती है कि आज के समय में क्या एक डेड बॉडी को भी पुलिस या प्रशासन छिपा सकता है? सुरभि नहीं छिपा सकता। एक डेड बॉडी भी नहीं छिपा सकते, इंजर्ड वो भी नहीं छिपा सकते। डेड बॉडी तो बहुत बड़ी बात है, एमएलसी बनती है, पोस्टमार्टम होते हैं, कैसे आप छिपा सकते? मुझे हंसी आती है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अरे आज आप 2025 के अंदर बैठे हुए हैं, आप 200 साल पुरानी बातें कर रहे हैं कि आंकड़े छिपाए जाते हैं। नहीं छिपाए जा सकते। मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, एक भी डेड बॉडी का बता दीजिए किसी के आंकड़े छिपाए गए। जिस वक्त कुंभ में भगदड़ मची, लोगों का ये कहना था हमने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लाशें देखी। बुलडोजर से जब मलबे को हटाया गया तो लाशें गिर रही थी मलबे के साथ में और रिपोर्ट की गई 35 लाशें। आज की भी घटना को लेकर के मैं बता दूं, जब बीते शाम ये घटना सामने आई और उसके बाद से जो भगदड़ की तस्वीरें हमने देखी, उसमें कई ऐसे चश्मदीद जो कि ये गवाही दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने इतने लोग गिरे, इतनी लाशें बिल्कुल यहां से वहां तक बिखरी पड़ी थी, लेकिन दावा किया जाता है 18 मौतें हुई हैं। तो सर, ये इसे आंकड़ा छुपाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब आप एलएनजेपी अस्पताल में जो गए हैं या जिनका पोस्टमार्टम है, आप उनको नहीं मानेंगे? एक जो चश्मदीद सर, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बैरिकेडिंग करके मीडिया पर बैन लगा दिया गया था, सच्चाई दिखाने से रोका क्यों गया? सर, सवाल तो ये भी बनता है ना फिर। किसने कहा है कि एलएनजेपी में सच्चाई दिखा? सारी भीड़ को क्या अंदर कर दें, उनका ट्रीटमेंट ना करें? सर, मीडिया के कम से कम कुछ लोगों को तो जानने देंगे, आप रिपोर्ट तो दिखाने देंगे कि अगर सच्चाई है तो सच्चाई सबके सामने आए। सकते भाई, वहां पर कोई फोटोग्राफी या फोटो सेशन नहीं हो रहा। वहाँ इंजर्ड को मैं वहीं से बोल रहा हूँ जहाँ की आप बात कर रहे हैं। मैं एलएनजेपी के पास से बोल रहा हूँ, सुबह भी वहां पर गया था। कोई फोटो सेशन नहीं होता, डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी मेहनत करके अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, जानों को बचाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं उसको फोटो स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए? क्या उसको फोटो स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए? अधिकारियों की गलती होती है, मिनिस्टर्स की या किसी विभाग की वैसी गलती नहीं होती है। कोई लापरवाही बरती गई तो वहां पर जो रेलवे पर जो कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे, जो पुलिस ऑफिसर्स उस वक्त मौजूद थे, जो बाकी के तमाम फोर्सेस मौजूद थे, उनकी गलती थी। इस पर सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, लगता है उनके संपर्क में कोई तकनीकी खामी है उनके पास। मैं लौटूंगी एक बार फिर से। रत्नाकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, पहले तो आप उन पॉइंट्स को रख लीजिए, उसके बाद मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सुरभि जी देखिए, यह वक्त जो है उन लोगों के साथ खड़ा होने का है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सारा उनके साथ खड़ी है और पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। लेकिन विडंबना ये है कि जहां पे विपक्ष पार्टियों को उनके साथ सिंपैथी दिखाने की बात होती है, जहां पे उनको सांत्वना देने की बात होती है, कहीं पे भी आप इनके मुख से, जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, आपने सुना संवेदना? एक भी संवेदना के शब्द सुने इनके? नहीं सुने आपने। इनको तो सिर्फ करनी है राजनीति। आपदा में राजनीतिक अवसर करने का काम कांग्रेस पार्टी को करना है। अब ये अगर हमको बताते कि हाँ भाई क्या वहां पे सुरक्षा के और एहतियातन कदम करने चाहिए थे, तो हम उसको सुनते और उसको एक्सेप्ट करते। लेकिन इनको तो करना नहीं है, इनको तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है। अभी आपके सामने ही जो पूर्व एसीपी है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें कुंभ में तो नेहरू जी के समय हुई थी, उस समय हुई थी। आज जो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं सुरभि जी कि देखिए, मैं आज राजनीति में बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। मैं कहने को यह भी कह सकता हूं कि 2010 में प्रतिदिन जो है हर दूसरे दिन रेल एक्सीडेंट होता था, हर दूसरे दिन एक रेल एक्सीडेंट होता था। और 2014 के बाद यह रेल एक्सीडेंट की कमी 70% तक आई है। तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इस पर भी राजनीति नहीं करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने 2013 में जब रेल की दुर्घटना हुई थी, जब भगदड़ में लोग मारे गए थे, अभी आपके सामने ही बताया उन्होंने कि 50 से ज्यादा लोग मरे थे, उस समय अधिकारियों को क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कभी अधिकारियों को या जो भी जिसके कारण से या दुर्घटना होती है उसको क्लीन चिट नहीं देते हैं, उसको सजा देने का काम करते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि बालासोर की घटना उठाकर देख लीजिए, जो ट्रेन हादसा हुआ था। सर, डेटा यहाँ मैं भी अपने साथ लेकर के बैठी हुई हूँ, सजा देने का काम किया गया। रत्नाकर सर, डेटा यहाँ मैं भी अपने साथ लेकर के बैठी हुई हूँ। इस वक्त मेरे पास जो डेटा है, एनसीआरबी का भी डेटा है, यहाँ तक कि मेरे पास वो डेटा भी है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया था अपनी इस भूमिका को समझते हुए, मोरालिटी को समझते हुए, और सिर्फ उसमें दो ही नाम सामने आते हैं। पहला नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का, और उसके बाद दूसरा नाम आता है नीतीश कुमार जी का, और उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके अलावा एक और नाम सुरेश प्रभु, रेजिग्नेशन दिया पर एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके अलावा आजम खान का आप जिक्र करें, आजम खान ने भी रेजिग्नेशन ऑफर किया था, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से उसे स्वीकार नहीं किया गया था, ये कहते हुए कि एक भगदड़ के कारण अगर वहां पर भगदड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपने समझी, आपने अपनी ओर से रिजाइन किया। ये आपकी मोरल, ये आपका ह्यूमन नेचर है कि आपने फैसला लिया। हम इसे नहीं स्वीकारते, क्योंकि ये किसी के भी राज्य में, किसी की भी सरकारों में घटनाएं हो सकती, मौका दिया जाता है, एक मौका मिला। लेकिन अब तक सवाल यही कि बीजेपी के तरफ से जब भी कभी कोई ऐसा मामला आता है तो बीजेपी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। अगर कोई अपना ऑफर भी करता है रेजिग्नेशन, तो उसे स्वीकार नहीं करती है। एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए सुरभि जी, आपको भी पता है और देशवासियों को भी पता है कि कुछ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है यह कुंभ का जो है आयोजन किया गया है, और 50 करोड़, जहां की 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आकर के और स्नान कर चुके हैं। और ये सारे लोग विभिन्न शहरों के स्टेशनों से गाड़ी पकड़ने के लिए आते हैं। और सोचिए, ये कोई एक दो चूक हुई है, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसे डिनाई नहीं करता हूं, एक दो चूक हुई है जिनकी वजह से ये घटना सामने आई है। लेकिन 50 करोड़ लोग जो है आकर स्नान करके जा चुके हैं, और विभिन्न शहरों के विभिन्न स्टेशनों से लोग ट्रेन पकड़ के आते हैं। हमने मैनेजमेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कल की घटना है वो क्राउड मैनेजमेंट फेल हुआ वहां। ठीक है, मैनेजमेंट को लेकर भी डेटा मैं आपके सामने रख दूंगी। सर, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी डेटा के साथ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा अभी भी जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज इंडिया का सवाल जो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास जो चर्चा का विषय, सबसे बड़ा विषय ये है कि जब भी भगदड़ की नौबत आती है तो फिर अपोजिशन सरकारों को घेरते हैं, सरकारें अपोजिशन पर सवाल खड़े करती है, या तो तमाम आरोप मढ़ दिए जाते हैं अधिकारियों पर, और उसके बाद जो सवाल बना रह जाता है उस सवाल का जवाब मिल नहीं पाता कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी, जिम्मेदारी लेगा कौन। इसी को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान रत्नाकर सिंह जी भी मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी से, और मोहम्मद आसिफ जी प्रवक्ता है कांग्रेस से। और इंतजार है
साथ ही हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी के जुड़ने का, जो कि रेलवे फेडरेशन से सचिव है। ऐसे में अगर वो जुड़ते हैं तो हमें और ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंतजार हम कर रहे हैं उनके जुड़ने का। लेकिन फिलहाल रत्नाकर जी अब तक जो कुछ कह रहे थे, मोहम्मद आसिफ जी आपने भी सुना। अब इस पर मैं आपका भी स्टैंड जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हमारी तरफ से व्यवस्थाएं तो की गई हैं और हम अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन जब बारी आपकी आती है आप अपना समय भूल जाते हैं, आप शोक नहीं व्यक्त करते हैं और सीधे मुद्दे ऐसे उठा देते हैं कि ठीक है सिर्फ गलती इनकी थी, अब गलती मटना जानते हैं बस। देखो हम तो कहेंगे अगर एक व्यक्ति की भी मौत होती है, कांग्रेस पार्टी को, हिंदुस्तान के नागरिक को उसका दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान के नागरिक, गरीब आदमी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, आवाज उठाते हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है। गरीब आदमी नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है। जब उनसे सवाल उनके मित्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारा निजी मामला है, इस पे ना पूछिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब आदमी को समझते ही है। ये तो ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, इसी के लिए, सिर्फ बाकी चीज के लिए नहीं है, इसी के नाम पे उनसे हम वोट मांगते हैं। ये इतने संवेदनशील हैं कि कभी भी इन्होंने, जब हमारे 43 सैनिक शहीद हुए, जब भी रक्षा मंत्री ने आगे इस्तीफा नहीं दिया, नहीं बताया आज तक कि 350 किलो आरडीएक्स कौन लेके आया। ये ऐसी नकारा सरकार है, ऐसी सरकार आपको नहीं मिलेगी। 5 साल हो गए, नहीं करेंगे क्योंकि इस्तीफा देना जानते नहीं है। ये मुठभर्ती पे हमारे हिंदुस्तान की भोली भाली जनता आस्था के नाम पर जो इनका खिलवाड़ करते हैं, भारतीय जनता वोट दे रही है, उसी के साथ ही खिलवाड़ कर कहते हैं हमारी सरकार 303 सीटें हैं, 240 सीटें, 272 सीटें हैं। हम नहीं झुकेंगे किसी के आगे, ना इस्तीफा देंगे, ना हम अपनी गलती को मानेंगे। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आपके ओर से भी एक सवाल मैंने पूछा था कि ऑपोजिशन बार बार अगर ये डिमांड कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, और किस किस ने अब तक रेजिग्नेशन अपने ऑफर किए थे, मैंने वो भी रत्नाकर सिंह साहब के सामने रख दिया था। अब आपसे सवाल ये भी है कि क्या रिजाइन करना एकमात्र उपाय है? क्या ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी अगर कोई भी मिनिस्टर रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से? देखिए माधवराव सिंधिया जी ने रिजाइन दिया था, आपको याद होगा तो जी। पायलट जी ने रिजाइन दिया था। कांग्रेस में मिसालें हैं अपनी जिम्मेदारी को मानने की। अगर कुछ गलती किसी से हुई है तो हमारे मंत्री, उन्होंने इस्तीफे दिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आंकड़े छुपाने में लगे आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 50 करोड़ लोग कुंभ आए, मैं कहूंगा 60 करोड़ भी होंगे, 70 भी होंगे। यह आंकड़ा आपको मिल जाता है। जो 29 तारीख को हादसा, कहूंगा मैं, हादसा होता है कुंभ के अंदर, उस आंकड़े देने में आपको ड्रोन भी है, सारी चीजें सरकार के पास आज मौजूद है, लौ लश्कर, हर चीज का पैसा है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन रात की 1:30 बजे घटना, दोपहर को 12 बजे आप आंकड़े देते हैं। यही बात है, आंकड़े छुपा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इतना सब होने के बावजूद। सर सवाल ये था कि क्या रिजाइन कर देना एकमात्र उपाय है, और क्या उसके बाद आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी? क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या सरकार के मंत्री को काली जिम्मेदारी? उन्होंने कहा अधिकार, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं, फिर आप उनका बयान नहीं सुना। रत्नाकर जी ने कहा जिम्मेदारी जो कमी रही, जिस अधिकारी की रही, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, आप इस पे गौर कीजिए। सरकार के मंत्री जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुछ ही हादसे से, क्या नरसंहार से पहले सेफ्टी मीटिंग बुलाई गई, यही आपकी सेफ्टी मीटिंग थी? इसी पे काम कर रहे थे, वहां चाय नाश्ते करके। अगर यही सब करना था तो क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हैं आप? तो सर सवाल तो बीजेपी के नेता भी आपसे, प्रवक्ता भी आपसे पूछ रहे हैं ना। रत्नाकर सिंह जी ने भी यही सवाल उठाया कि नेहरू जी के कार्यकाल में भी, आपको वो समय याद होगा जब इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय सबसे बड़ी भगदड़ मची थी। आज तक के रिकॉर्ड में उसे सबसे बड़ी भगदड़ के रूप में जाना जाता है, और उस वक्त भी कहा जाता है कि आंकड़े छुपाए गए थे। मैं बताता हूं, उस वक्त के अंदर जब नेहरू जी की सरकार बनी, मुल्क आजादी के बाद, कभी मुगलों के साथ, कभी अंग्रेजों के हम गुलाम रहे। भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजों के गुलाम तो गुलाम नजर नहीं आते, क्योंकि इनकी पैरवी करी है। जितने 600 साल तक हम दूसरों के शासन काल में रहे, आजादी के बाद पहला महाकुंभ था नेहरू जी के वक्त में। लोग आस्था के लिए निकल के घर से बाहर गए और डुबकी लगाने का हादसा हुआ।
मैं ये नहीं कहा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार निकल के आज की तुलना आप करती हैं आज की हुकूमत के पास में इस दौर के अंदर तमाम ड्रोन तमाम टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं और बड़े बड़े टीवी अखबार को बड़े बड़े हुडिंग लगाते हैं रोडों के ऊपर। ये पैसा खर्च करने के बावजूद अगर ये घटनाएं हो रही तो जिम्मेदारी सरकार की ना। पहले ना तो इतना पैसा होता था, ना इस तरीके से लहू लश्कर के साथ में ऐड आया करते थे, ना जनता को पता है जनता की आस्था होती थी, जाते थे लोग। आज आस्था नहीं, आस्था देजा सरकार ने न्योता दिया आप कुंभ आइए, जब आपके बस की इंतजाम करना नहीं है तो अपनी बात को मानिए। दिया कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला वो कुंभ था, इस वजह से वो हादसा हुआ। मैं कह रहा हूं हरिद्वार 2010 उस वक्त भी कुंभ था, 2010 भी हादसा हुआ। 2010 के मेरी सुनिए 2010 के अंदर किस तरीके से कुंभ शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा आजम खां की वजह से हुआ। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं कहते योगी आदित्यनाथ की गलती की वजह से 29 तारीख को जो हादसा हुआ वो जो इस्तीफा दे, क्यों नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी के नेता? जब तो आजम खान से इस्तीफा मांगते थे, अब रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं मांगते भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों कहते हैं आधिकारिक से बात की जाएगी? यही मैं कह रहा हूं कायरतापूर की मिसाल अगर किसी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, सत्ता में आने के बाद में भूल जाते हैं अपने अल्फाजों को, कहना भूल जाते हैं इस अधिकारी की जिम्मेदारी है। बोलिए ना, जिस तरीके से आपने आजम खान से इस्तीफा मांगा था, एक के अंदर भी मैं कहता हूं जितने बाबा चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जब जब उन्होंने आजम खान से इस्तीफा मांगा, अब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा उन्होंने? जब 32 जाने गई थी पूरे कुंभ के अंदर और उसी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 38 जाने गई, उसके बावजूद भी किसी ने भी इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई योगी आदित्यनाथ से। तो ये वही लोग हैं बीजेपी जो पर अपने सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता अपने मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं मांगते। 1954 की बात मैंने की, 2010 की मैंने बात की। इन वक्त में क्या आपकी ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने आप ही के मंत्री से इस्तीफा मांगा था क्या? अगर किसी ने इस्तीफा सौंपा तो अपने मूल व्यक्तित्व को समझते हुए इस्तीफा सौंपा था। तो आप और मैं अब आपके सवाल का जवाब में एक सेकंड बात करूंगा। उन्होंने मूल अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा, अखिलेश जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश की? वैष्णव जी ने इस्तीफे की पेशकश की? ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर गलती से कर दिया इस्तीफा मंजूर हो गया कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता हमारे कितने लोग इनके नरसार की वजह से मारे जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आपके इसी सवाल का जवाब मैं रत्नाकर सिंह जी आपसे ही लेना चाहूंगी। सर, आपने सुना बड़े आरोप अब तक कांग्रेस की ओर से मर दिए गए। उनका यही कहना है कि हमारी सरकार में तो फिर भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने अपने रेजिग्नेशन सौंप दिए। सवाल हर बार आकर के रेजिग्नेशन पर टिक जाता है। क्या वाकई एकमात्र यही उपाय है? और अगर आपकी सरकार, क्योंकि इससे पहले आप ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि देखिए कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन छठ पूजा में जितनी अच्छी व्यवस्था हमने अब तक देखी है रेलवे स्टेशन के बाहर, ऐसे में इस बार वो व्यवस्था महाकुंभ के मौके पर नजर क्यों नहीं आई? जब 144 साल के बाद शुभ संयोग बना, शुभ संयोग बना, शुभ संयोग बना, इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हुआ, उसके लिए व्यवस्थाओं को भी तो वैसे दुरुस्त रखना चाहिए था। यह खबर सामने आती है कि एक अनाउंसमेंट होती है कि अचानक से प्लेटफॉर्म बदल जाता है और अफरा तफरी का माहौल इसी वजह से शुरू होता है, क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल बन गया। जो लोग वहां स्टेयर्स पे बैठे थे, जो सीढ़ियों पर बैठे थे, वो कुचल दिए जाते हैं, क्योंकि भगदड़ थी, उन्हें भी प्रयागराज पहुंचना था, डुबकी लगानी थी। व्यवस्थाओं में फेलियर सर कहां है, अगर आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगा इस्तीफा पे जी। जब भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, देखिए आपने भी उनसे सवाल पूछा कि क्या इस्तीफा देना ही किसी चीज का हल है, तो वो ये बता नहीं पाए। देखिए हमारे यहाँ पे अगर कोई भी मंत्रालय के मंत्री, उससे संबंधित मंत्री अगर सही कार्य नहीं करता है तो उसको उसका मंत्रालय बदल दिया जाए। हमारे यहाँ पे अगर उपयुक्त व्यक्ति है उसी को उपयुक्त मंत्रालय दिया जाता है। और अश्विनी वैष्णव जी ने इसी कुंभ के दौरान कई 100 ट्रेनें जो है वो चलवाई, स्पेशल ट्रेनें चलवाई। और आज भी देखिए हर घंटे एक ट्रेन जो है दिल्ली स्टेशन से निकलकर कुंभ प्रयागराज के लिए जा रही है। कई 100 ट्रेनों को सुविधा देने का काम अश्विनी वैष्णव जी ने दिया। निश्चित रूप से ये घटना कहीं न कहीं कहीं न कहीं किसी न किसी त्रुटि की वजह से हुई है, मानवीय त्रुटि हुई है, चूक हुई है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और उस चूक के कहां पे हुई है उसको भी हमको 24 घंटा तो कम से मोहलत दीजिए, हम फाइंड आउट करेंगे उसको कि कहां किसने चूक किया, कैसे किया है, और उसको दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। लेकिन सिर्फ इस्तीफा मांगना ही किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है।
मैंने आपको पहले भी बताया 50 करोड़ लोग जो है इस देश में महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और वो सफलतापूर्वक स्नान किए हैं। एक दो घटनाएं हुई हैं। मैं और दूसरी चीज जाना चाहूंगा, सुनिए। अभी ये कह रहे थे, एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आपने अभी कहा कि 50 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन वो डेटा अपडेट होता है और उसके बाद पता चलता है कि इतने करोड़ लोग, इतने लाख लोगों ने डुबकी लगाई। तो यही तो सवाल अपोजिशन आपसे कर रहा है ना कि जब आपको 24 घंटे का समय नहीं लगता वो डेटा काउंट करने में, लाखों की संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं वो डेटा तो तुरंत आपको मिल जा रहा है, लेकिन अगर 20-25 लोगों की जान जा रही है, 18 लोगों की जान जा रही है, 10 लोगों की जान जा रही है, वो डेटा रिलीज करने में आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त क्यों लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, देखिए हमारे यहाँ जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हमारा पहले उद्देश्य ये रहता है कि जो भी घायल हुआ है उसको तुरंत से तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और उसको उच्च जो है क्वालिटी की मेडिकल सुविधा दिया जाए। हमारे यहाँ पे सिर्फ डेटा विपक्ष को बताने के लिए और आपदा में राजनीतिक अवसर खोजने के लिए और राजनीति करने के लिए हम वहां पे डेटा नहीं देना चाहते हैं। हम एक्यूरेट डेटा देंगे, जब भले 2 घंटा बाद दे, 10 घंटा बाद दे, अगले दिन दे, लेकिन डेटा मिलेगा। आप परेशान मत होइए, विपक्ष इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेटा जरूर मिलेगा क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर लोग के हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो बनाएगा और उसको पता रहेगा कि कहाँ पे कितने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं। तो उसमें कहीं छुपाने वाली कोई वस्तु नहीं है। आपको इतनी आतुरता विपक्ष को क्यों हो गई है कि भाई जब हादसा हुआ तुरंत 10 मिनट बाद क्यों नहीं डेटा बताया? अरे 10 घंटे बाद डेटा मिला ना, तुरंत डेटा मिला ना आपको। हमारी प्रायोरिटी उस समय ये रहती है कि हम जो घायल हैं उनको तुरंत ले आकर के हॉस्पिटल में उनका सही इलाज कराए। आपने देखा कि किस तरह से आधे घंटे के अंदर वहां पे जीआरपी पुलिस आई, एम्बुलेंस आया और किस तरह से घायलों को दिल्ली में वहां ले जाकर के और उनका इलाज चालू किया गया। तो हमारी प्रायोरिटी अलग है। और दूसरी चीज ये आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि जब इनके समय में हादसा हुआ 1954 में तो उस समय इतना लावा लश्कर नहीं था। अरे भाई साहब, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, उस समय देश की पॉपुलेशन इतनी भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है नाकामयाब रहे उस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने में। और 700 से ज्यादा लोग मरे जब नेहरू जी के समय में, 700 से ज्यादा लोग कुंभ में मरे। तो उस समय की 700 के कंपैरिजन में आज 18-20 मौत एक भी दुखदाई होती है। लेकिन आप जब कंपैरिजन करने लगते हैं तो आंकड़ों में भी कंपेयर करिए और व्यवस्थाओं में भी कंपेयर करिए। हमने 50 करोड़ लोगों को स्नान करवाया है और जरूर 2 हादसे हुए हैं, लेकिन हमको उसके लिए दुख है और हम उन हादसों के कारणों का पता भी लगाएंगे और जो भी दोषी रहेगा उनको उसकी सजा भी मिलेगी, उसमें बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सुरभि जी, देखिए आज यह विपक्ष जो है ना यहाँ पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहा है। आज कुंभ किस तरह से असफल हो जाए, कुंभ को किस तरह से बदनाम किया जाए, ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को कहने की क्या जरूरत थी कि रोजी रोटी की चिंता करो। 2013 में जब इसी तरीके का हादसा हुआ, जब भगदड़ मची थी, तो डेटा तो आपने भी मांगा था, सवाल तो आपने भी उठाए थे, रेजिग्नेशन तो आपने भी मांगा था। जो इम्पोर्टेंट बात जो कहने जा रहा हूँ, मेरी बात जनता तक जानी चाहिए। बिल्कुल बोलिए। 1 मिनट मौका दीजिएगा। देखिए आज विपक्ष पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इन हादसों पे अपनी संवेदना व्यक्त करने की जगह आपदा में राजनीतिक अवसर खोजने का काम कर रहा है। अब कुंभ को किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से असफल किया जाए, ये विपक्ष पार्टियों की मंशा रही है। अब बताइए, इनके अध्यक्ष जी, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कुंभ में नहाने की, रोजी रोटी की चिंता करनी चाहिए, कुंभ में नहाने से रोजी रोटी थोड़ी मिल जाता है। तो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। अफजाल अंसारी जो है वो सांसद है समाजवादी पार्टी के, और कुंभ में जाने के लिए कहते हैं कि कुंभ में गजेड़ी और भंगेड़ी लोग जाते हैं, गांजा पीते हैं वहां पे। कहते हैं कि सब लोग अगर कुंभ में नहाकर स्वर्ग चले जाएंगे तो नर्क में कौन बचेगा, इस तरह का वक्तव्य देते हैं। और लालू यादव जी इसी घटना के बाद किस तरह से कहते हैं कुंभ तो फालतू चीज है। तो इस तरह से कुंभ को बदनाम करने का काम जो है यह विपक्ष कर रहा है। इनकी मंशा लोगों को भला करने का नहीं, लोगों को वहां पे कुंभ में स्नान करवाने का नहीं, उसको हित को देखना नहीं है। इस पे किस तरह से गिद्ध दृष्टि बनाई जाए, कैसे लोग। सर सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि शायद आप सवाल समझ नहीं पाए। सवाल यही था कि आप एक तरफ कहते हैं कि अपोजिशन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्योंकि इस वक्त सरकार आपकी है, लेकिन जब 2013 में सरकार आपकी नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उस दौरान कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उस वक्त आप लोगों ने भी आजम खान से भी
ये कहा था कि वो अपना रेजिग्नेशन सौंप दे। अखिलेश यादव से अगर मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं संभल रही है तो वो अपना इस्तीफा सौंप दे। और आज जब यही सवाल अब उल्टा आप लोगों पर आ रहा है तो आप लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस वक्त तो इन्हें अफसोस जताना चाहिए, लोगों के साथ अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। तो सर ऐसा क्यों कि जब आप सरकार में होते हैं तो अपोजिशन को घेरते, जब अपोजिशन में बैठते हैं तब सरकार को घेर देते हैं। बात आप पर आती है तो सिर्फ सवालों को घुमाना जानते हैं। सुरभि जी देखिए, उस समय अगर क्राउड मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, और अगर ट्रेनों का आवागमन के लिए एडिशनल ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा, कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, सिर्फ कुंभ में जो आयोजक थे वो अपना राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ टीका टिप्पणी करते रहेंगे, लोगों की बातों को नहीं समझेंगे, उनको आवागमन का सुविधा नहीं देंगे। सर ये स्वीकारेंगे आप रत्नाकर सिंह जी, ये स्वीकारेंगे आप कि क्या रेलवे विभाग की ओर से गलती हुई थी? हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स बिक रहे थे, जब आपको पता था कि संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, लगातार लोगों की भीड़ एक ही जगह पर इकट्ठी होती जा रही है, अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है ट्रेन के कुछ देर पहले ही आने के पहले कि आपका प्लेटफॉर्म बदल गया है, और उसके बाद से रेलवे प्रशासन की ओर से यह कह दिया जाता है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। कई चश्मदीद मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अनाउंसमेंट हुई थी, और फिर रेलवे विभाग के प्रशासन कह देते हैं नहीं हुई थी। तो सर आप मानेंगे नहीं मानेंगे कि रेलवे विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है? बिल्कुल, मैंने सुरभि जी देखिए पहले भी कहा कि लापरवाही जिस भी व्यक्ति और जिस भी विभाग द्वारा किया गया है, 1500 टिकट का हर घंटे बिकने की भी मामला सामने आया है, उसकी भी जांच चल रही है। 24 घंटे का वक्त दीजिए, सारा जो है इसका पटाक्षेप किया जाएगा घटनाक्रम का, और उसमें कौन कल्प्रिट है ये आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा। सर कल्प्रिट के तौर पे कौन आएगा? कोई अधिकारी? सर सवाल ये भी है कि रेलवे का बजट 2013 से लेकर 14 तक के लिए बढ़ा दिया गया। स्पेशल ट्रेन तो जारी कर दी जाती है लेकिन सुगम व्यवस्था नहीं हो पाती है। कई रेलवे में सफाई का मुद्दा आज भी है, और कई रेलवे को लेकर के सवाल ये भी किए जाते हैं कि जो समय निर्धारित होता है वो समय पर कभी रेलवे में आखिर वो आ क्यों नहीं पाती है ट्रेनें? एक ट्रेन डिले हुई, उसके पीछे से और 2-3 ट्रेनें डिले हो जाती हैं, और इसी वजह से कई बार कोलिजन का मामला भी सामने आ जाता है। तो सर ऐसे हादसों को तो न्योता दे रहे हैं ना आप। अगर बजट बढ़ा दिया गया अचानक से दुगनी रफ्तार से, तो फिर उस पर काम भी तो होना चाहिए। देखिए सुरभि जी, अभी मैंने आपको फिर से मैं वही आंकड़ा देना चाहता हूं कि इस तरह के जो स्पेशल ट्रेन जो है वो कुंभ के लिए बहुत सारे ट्रेन चलाए गए थे, बहुत सारे शहरों से चलाए गए थे, लेकिन ये एक इंसिडेंट है जिसमें 2 ट्रेनें लेट हो गई, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी का माहौल हुआ। एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, आपाधापी का माहौल बन गया, एक दूसरे ऊपर से चढ़ के जाने लगे। तो निश्चित रूप से इस कारणों का जो है पता लगाया जाएगा, हम उसकी जांच करेंगे, और जो भी जितना भी बड़ा अधिकारी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए रही बात सुविधा की, तो मैं एक चीज और कहूंगा कि देखिए बजट हमने बढ़ाया है, और आज ये संभव हो पाया है कि विभिन्न स्थानों से 50 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में स्नान किए हैं। ये सुविधा जो दिया गया उसी की वजह से तो संभव हो पाया है। आज अगर इतने लोग कुछ वर्ग किलोमीटर में जा करके और स्नान कर रहे हैं तो ये सुविधा प्रदान की गई है। हाँ, 1-2 घटना जो हुई है, मानवीय चूक हुई है, उसका भी पता लगाया जा रहा है, उसमें भी जो है हम कार्रवाई करेंगे। और आगे से इस तरह की 1-2 घटनाएं सर, आप 1-2 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। डेटा दूं मैं आपको ट्रेन एक्सीडेंट्स का, 10 सालों के भीतर कितने ट्रेन हादसे हो चुके हैं अब तक, और आप कह रहे हैं कि 1-2 हादसे। इस पर लौटूंगी मैं। मोहम्मद आसिफ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी ओर से तो ये कह दिया गया कि 2-3 हादसे अगर हो गए हैं, इस पर हम अपनी भूल भी स्वीकारते हैं, हम इस पर जांच बिठा रहे हैं। जांच कब होगी, और क्या इसी तरीके से हर बार इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये कह के कि 2-3 घटनाएं हो जाती है? देखिए हम तो शुरू से कह रहे हैं सरकार के न्योतों पे हमारे श्रद्धालु भाई कुंभ में गए। अभी इन्होंने कहा हमने 50 करोड़ लोगों को बुलाया, हम तो पहले से कह रहे हैं आपसे कि सरकार के न्योते पे गए, सरकार ने बुलाया, बड़े बड़े करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च किए मार्केटिंग के ऊपर अपनी सरकार को चमकाने के लिए। जिम्मेदारी से आप निकल के भागते हैं, जिम्मेदारी से किस तरीके से आप निकल के भागे। देखिए आपने अभी कहा कि हम इसके अधिकारी जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने एक अल्फाज नहीं कहा सरकार की नाकामी पे सरकार के मंत्री इस्तीफा देंगे। ये फर्क है आपकी सोच में,
आपने सिर्फ लादा दूसरे के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक झूठी फैक्ट्री को देश के अंदर जनता को बरगलाते, उसकी आस्था के साथ खेलते हैं। लोगों की आस्था है, लोग जा रहे हैं और जाएंगे। आपके अल्लाह बचाने समय आसिफ जी को भी बोलने दीजिए और उसके बाद से फिर मैं आपके पास भी लौटूंगी। उसके बाद आप ऊपर झूठ फैलाने का काम कर रही है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात को लेकर के झूठ कहा गया है? मैं फिर मोहम्मद आसिफ जी से उन बातों को लेकर सबूत भी आपके सामने रखवा दूंगी। अगर वो झूठ कह रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा, बता दीजिए। देखिए, तमाम अखबारों में ऐड छपे, आप कुंभ आइए, तो न्योता सरकार का है किसी और का है? सरकारी ऐड है वो। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कुंभ आइए आप, तो सरकार ने न्योता दिया ना। जब न्योता आपने दिया, न्योता देने के बाद में जिम्मेदारी सरकार की है हर चीज को मेंटेन करना। और सरकार इतनी बढ़िया हमारी है कि रात को 1:30 बजे हादसा और दिन में अगले दिन 12 बजे आंकड़ा आता है। वो आंकड़ा आता है जो आंकड़ा सरकार देती है। उसके बाद में जो हादसे के अंदर जाने गई, नहीं पता किस तरीके से कुंभ के अंदर 29 तारीख को लोगों ने देखा लाश को, लोगों को उठाते हुए, श्रद्धालुओं की अर्थियों को उठाते हुए, लेकिन वो आंकड़ा वहीं आके 35 पे रुक गया। आंकड़ा आगे नहीं बढ़ा। वही मैं कह रहा हूं, आंकड़े की बाजीगरी करने। एक मिनट यहां आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी सचिव है रेलवे फेडरेशन से, वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और समय हमारे पास अब बेहद ही कम बचा हुआ है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, लेकिन ऐसी खबरों पर स्वागत तो मैं नहीं करना चाहूंगी पूरी तरह, क्योंकि सवाल बड़ा है और सवाल यही है कि आखिर गलती किसकी? रेलवे विभाग की, रेलवे प्रशासन की, उन अधिकारियों की जो रेलवे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की जो वहां पर ड्यूटी के लिए तैनात थे, या फिर रेलवे मिनिस्टर की? रवि जी, रेल मंत्री का तो इसमें कोई दोष नहीं है जी। बहुत अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए हैं और मैं समझता हूं कि ये जो एक रट लग जाती है कि दुर्घटना हो गई, रेल मंत्री इस्तीफा दे, इससे काम नहीं चलेगा। चीजें इंप्रूव करने से काम चलेगा। 132 गाड़ियां चलाना प्लान था और मौनी अमावस्या के दिन 214 गाड़ियां चली, तो उस क्राउड को मैनेज करने के लिए चल रही। ये घटना सिंपल एक कंफ्यूजन की वजह से हुई है कि एक अनाउंसमेंट पर लोग ये समझ नहीं पाए कि गाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी। तो ये इसको एक दुर्भाग्य मानते हैं हम लोग कि नहीं, ऐसी दुर्घटना होनी चाहिए, इसका कोई किया जाएगा। अब जिन लोगों ने इससे बड़ी भीड़ जो है वो छठ के मौके पर जो है वो कर लिया, वहाँ पर अगर मान लीजिए ये अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ नहीं होती या लोग कंफ्यूज होकर के नहीं जाते, तो इतना अच्छा इंतजाम चल रहा था, सब लोग रेलवे की तारीफ कर रहे थे। अब एक दुर्घटना हो गई है तो निश्चित तौर पर सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसी अनाउंसमेंट अचानक से हो कैसे गई? सबक लेकर के तो कमांड दी गई होगी में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आपने अगर कहा कि अनाउंसमेंट गलत तरीके से हुई थी, रेलवे विभाग की ओर से ये कह दिया जाता है, वहां जो टीम मौजूद थी उनकी ओर से कह दिया जाता है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, अफवाह फैली थी। अगर अफवाह फैली, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये बात आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट हुई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अनाउंसमेंट बिल्कुल ठीक हुई थी, लेकिन उसका कंफ्यूजन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रयागराज जाने वाली गाड़ी जो है स्पेशल ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है जी। जो लोग ऑलरेडी उसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी वेट कर रहे थे, ठीक वेट कर रहे थे, वो लोग जो है वो ये समझे कि गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है जी। और ऐसे मौके पर इतनी क्राउड को संभालने के लिए जो है वो अगर कोई भी व्यवस्था की जाए, मैं समझता हूँ कि अचानक में अगर भीड़ इस तरीके से चली जाएगी तो दिक्कत जरूर होगी। हालांकि ये ठीक नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर एक ही साइड में 2 गाड़ियां जाने वाली थी तो इनको हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके मैनेज कर सकते थे, लेकिन अब इस पर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है सर। भविष्य में इसको और ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन रेलवे और रेलवेमैन को बदनाम करने से या मंत्री को दोषारोपण करने से एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का अभाव है, तो एक छोटे से रिएक्शन से ही मैं इसका वाइंड अप करना चाहूंगी। मैं यही समझना चाहूंगी सर कि ऐसी घटनाएं इन फ्यूचर ना होने पाए, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, किन किन पॉइंट्स पर अभी भी काम करने की जरूरत है? एक तो यही है, सबसे बड़ी जरूरत है कि ये जो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं
जी। इनका जो रियल टाइम असेसमेंट है वो नहीं हो पाता। हम आप रेलवे की बात कर रही हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक 3-4 दिन लगातार चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक, बनारस से लेकर प्रयागराज तक सारे रूट जाम हो गए। और वो जाम ऐसे हुए कि वहाँ पर एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था और लोग 5-5, 6-6 घंटे भीड़ के अंदर फंसे रहे। ये रियल टाइम असेसमेंट ही नहीं लोग कर पा रहे हैं कि कितने लोग आएंगे इसके अंदर। इन्होंने कहा कि अब तो अखाड़े उखड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। तमाम लोग जो है वो भी शिथिल हो गए कि भाई अब तो मेला खत्म हो गया है, कुंभ खत्म हो गया, अब ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा। अब निश्चित तो ये मेरा कहना यह है कि ऐसे आयोजन किए जाएं तो उसमें एक रियल टाइम असेसमेंट होना चाहिए कि कितने लोग आ सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं पर चूक जरूर हुई है। चलिए ठीक है, अब शिव गोपाल जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, मोहम्मद आसिफ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और इस पर चर्चा तो हमने की, लेकिन चर्चा से सिर्फ निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि आगे आने वाले समय में कभी भी ऐसी अप्रिय घटनाएं ना होने पाए, इसके लिए पहले से कदम उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए कि आखिर गलती किसकी थी, कहां वो कमियां और खामियां रही, और फिर उन कमियों और खामियों पर चर्चा करने के साथ साथ उन पर काम भी होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए इंडिया का सवाल में इतना ही। नमस्कार।